towards alkaline earth metals, let's revise in the nutshell that अगर मैं किसी भी salt की बात करूं, किसी भी alkali metal के salt की बात करूं, तो thermal stability will increase down the group because of Ajahns rule. And if I talk about solubility in water, it will decrease down the group except carbonates and bicarbonates. So let's move to the next part of the chapter, that is alkaline earth metals. Alkaline earth metals, as you know, कि दो लाइंस होती हैं, दो ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक में. पहला होता है एल्कली मेटल्स, दूसरा होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसमें कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. हमें तो ऑलरेडी पता है. उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? NS2 होती है. और ये कुछ टिपिकल एलिमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. फाइन. जिसमें से रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. फाइन. अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल देखें तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? NS2. देन देयर कलर इज ग्रेइश वाइट. रेडियम क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. और इनका अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं तो दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विद अ नाइफ. लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं दे आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स. ऐसा नहीं है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट अल्कली मेटल्स तो ज्यादा हार्ड होते हैं. दे आर डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस इन फॉर्म ऑफ आयंस जनरली. जैसे कि अगर मैं बात करूं NS2 कॉन्फ़िगरेशन है तो बहुत ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी नहीं रहेगी, इस वजह से इनका नेचर तो डायमैग्नेटिक होगा ही. अब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की. एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो एज वी नो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस. सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसमें क्या होगा? साइज विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. Hello my dear students, I am Neeraj Kumar Chaudhary, your physics teacher on this Unacademy Plus platform. बच्चों, जो स्टूडेंट्स 10 to 11th मूविंग है, यानी कि अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, इमर्ज बैच. बिल्कुल नया बैच है 11th वाले बच्चों के लिए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक से, सबसे पहला चैप्टर यानी कि बेसिक मैथ से ये बैच स्टार्ट होगा. और इसकी स्टार्टिंग डेट है 25 अगस्त. ठीक है बच्चों. इसमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, ठीक है ना, और बहुत ही टॉप क्लास फैकल्टीज हैं. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की नंबर 1 फैकल्टीज हैं. ठीक है ना. मैथ्स अंशुल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको शरद कोठारी सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PMS सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री आपको ब्रिजेश जिंदल सर पढ़ाएंगे. ठीक है. अब इस बैच में बच्चों क्या होगा? इस बैच में हम 25 अगस्त से स्टार्ट करके मार्च के एंड तक इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे. ठीक है. और एक एक टॉपिक इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर ये लेट स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंप्रेस्ड होगा, नहीं, इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी. ठीक है ना. इसमें नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होंगी, किसी भी चीज को कंप्रेस नहीं किया जाएगा. ठीक है ना. अब अगर मैं इसमें बात बताऊं फिजिक्स की, तो इसमें आपके पास सब कुछ होगा, एवरीथिंग. ठीक है ना. पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम ही देंगे, हैंड रिटन नोट्स देंगे, टेस्ट होगा. ठीक है ना. हर कॉन्सेप्ट, हर इलस्ट्रेशन को बहुत ही डिटेल में आपको समझाया जाएगा, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो भी बिल्कुल डिटेल्ड होमवर्क होगा, जो कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों को कवर करेगा. इनफैक्ट आपकी स्कूल की स्टडीज को भी वो कवर करेगा. ठीक है बच्चों. तो आई होप ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए. इसमें हर 3 लेक्चर्स के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट का मिलेगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपका डाउट में जाएगा. ठीक है. इसलिए कोई भी डाउट आई होप आपका बचेगा नहीं अगर इतना टाइम आपको दिया जाएगा.
ठीक है बच्चों। और जो होमवर्क की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है ना, पैराग्राफ वगैरह हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें आपके जेई मेंस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होगी, जेई एडवांस के पीवाईक्यू की एक्सरसाइज भी होंगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर मैं मेटेलिक बॉन्ड की बात करूं तो मेटेलिक बॉन्ड कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट्स में ग्रुप 1 एलिमेंट से ज्यादा होता है, फाइन। और अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, except for one exception, that is magnesium. बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम फॉलो अ रेगुलर ट्रेंड, लेकिन मैग्नीशियम सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो जैसा मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, और अगर स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड कम है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेंगे। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट की अगर बात की जाए तो बेरिलियम और मैग्नीशियम दे डू नॉट शो एनी कलर इन द फ्लेम। क्यों? क्योंकि इनमें साइज छोटा होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा जोर से बाइंड करके रखते हैं। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में वो हायर एनर्जी लेवल पर एक्साइट नहीं होते हैं, तो फ्लेम टेस्ट नहीं मिलता है। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की बात करें तो कैल्शियम ब्रिक रेड शो करता है, स्ट्रोंशियम डार्क रेड शो करता है और बेरियम ग्रीन शो करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो हमें ये पता है कि जितना छोटा साइज होता है उतना ही ज्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज। जितना डिस्टेंस कम उतना ही न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। तो बेरिलियम सबसे छोटा है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू फर्दर magnesium, calcium, strontium and barium. So can I say that hydration energy of alkaline earth metal ions will decrease down the group? Also, as we know, hydration energy is inversely proportional to cationic size. क्योंकि जितना साइज ज्यादा होगा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा रहेगा। After this, if I talk about complex formation tendency, तो बेरिलियम में, मैग्नीशियम में complex forming tendencies होती हैं। अगेन इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, बट फर्दर अगर मैं बात करूं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम की, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती है। तो हम देखेंगे कि मेनली बेरिलियम और मैग्नीशियम के ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमें या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। और मैग्नीशियम का तो इट इज वाइडली नोन क्लोरोफिल, और जैसे हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, लेकिन आयरन तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज थी, दे वर अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आते ही याद करो, मैंने तुम्हें बताया है हाइड्रोजन चैप्टर में भी, अल्कली मेटल्स में भी, अब दोबारा से बता रही हूं कि वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन विद, पहले हवा में आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फिर पानी, फिर हाइड्रोजन गैस, फिर हैलाइड्स एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है। जब भी कोई भी एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा MO टाइप की। लेकिन अगर मैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम
मैग्नीशियम और बेरिलियम ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम लो टेम्परेचर पर पेरोक्साइड्स भी बनाएंगे। फाइन। आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में जानने से फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मेटेलिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करूं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर होता है एसिडिक और मेटेलिक का जनरली होता है बेसिक। तो हम ये मानकर चलें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इनमें से कोई भी नॉन मेटल नहीं है, तो एसिडिक तो कोई प्रॉपर्टी शो नहीं होगी, कोई भी ऑक्साइड एसिडिक नहीं होगी। इसके बाद आती है एम्फिटेरिक, ब्रिज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो एम्फिटेरिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये बेस की तरह, बेस से भी रिएक्ट करता है, ये एसिड से भी रिएक्ट करता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वीक बेस की तरह एक्ट करेगा और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेंगे। अगर बेरिलियम की बात की जाए तो ये सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी ना शो करके ये एम्फिटेरिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। तो ये इसका थोड़ा abnormal बिहेवियर है और वी कैन से anomalous बिहेवियर है and it shows diagonal relationship with group 3 elements that is aluminium। इसके बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट इतना कि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फिटेरिक होती है, मैग्नीशियम वीकली बेसिक होती है और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऑक्साइड दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेसिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये बेरिलियम से बेरियम तक इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने देखा पहले एम्फिटेरिक है, फिर वीकली बेसिक है, फिर स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, तो we can say basic property will decrease down the group। After this हवा के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी करा चुके हैं, तो अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्राइड से। नाइट्राइड की बात करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, दिस इज नॉट Hg, दिस इज Mg। Mg। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्ट करेंगे तो बेरिलियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाएंगे। दिस इज फाइन, ठीक है। और बाकी के एलिमेंट्स जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम दे विल नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नाइट्राइड्स। हम हवा के साथ रिएक्ट करवाने वाले थे, जिसमें से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा चुके हैं, तो अब हम नाइट्रोजन की तरफ देखेंगे। नाइट्रोजन की तरफ देखेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ तो रिएक्शन शो करेगा। याद करो, लिथियम वाज शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। अगेन लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में भी हम आगे देखेंगे। इट्स जस्ट द इन्फ्रेंस कि बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है और लिथियम मैग्नीशियम के साथ दिखाता है। और ग्रुप 2 एलिमेंट्स में बेरिलियम और मैग्नीशियम तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन बाकी के ग्रुप 2 एलिमेंट्स नहीं करेंगे। तो Be plus N2 it will form Be3N2 और यहां पर Mg plus N2 will form Mg3N2, बेरिलियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसके बाद हवा के साथ रिएक्ट करवा लिया, अब पानी के साथ करवाएंगे। तो कोई भी मेटल होगा वो अगर H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है ग्रुप 2 का, तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस रिलीज होगी। जब ये मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो बेरिलियम जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फाइन। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा, लेकिन इसके थोड़े चोंचले रहेंगे, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वो ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, तो वो तो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की हम बात करें तो इट विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बेरियम की सबसे ज्यादा, देन स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम तो रिएक्ट करता ही नहीं है। अब बात आती है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो एग्जिस्ट करता है, तो वो किस तरीके से बनाया जाता है? तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी और स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बेरिलियम से हमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो हमें स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करनी रहती है। आफ्टर दिस हम हवा के साथ रिएक्ट करवा चुके हैं, पानी के साथ रिएक्ट करवा चुके हैं, तो अब हाइड्रोजन पर आ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो बेरिलियम को छोड़कर सभी एल्कलाइन मेटल्स फॉर्म करेंगे MH2, मेटल हाइड्राइड। ये किस टाइप का हाइड्राइड था? ये आयनिक हाइड्राइड था। तो इट विल फॉर्म MgH2, CaH2, SrH2 और BaH2। अब अगर मैं BeH2 की प्रिपरेशन की बात करूं तो BeH2 डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ प्रिपेयर नहीं किया जाता। लाइक BeH2 एग्जिस्ट तो करता है, तो कैसे प्रिपेयर किया जा रहा है? तो बेरिलियम का हम रिएक्शन करवा रहे हैं पहले क्लोरीन से, क्लोरीन या HCl से BeCl2 बनाकर इसको रिएक्ट करवाते हैं LiAlH4। एज वी नो LiAlH4 इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? इट विल गिव अवे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देगा तो ये BeH2 बनाएगा और हमें मिल जाएगा लिथियम क्लोराइड प्लस AlCl3। BeH2 और MgH2 की बात करें तो ये कोवेलेंट नेचर शो करेंगे, and on the other hand others are ionic and they also have tendency of polymerization। रीजन क्या है? ये कोवेलेंट है और अगर आप देखेंगे तो ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, इनका वैलेंस शेल सेंट्रल एटम का कंप्लीट नहीं है, तो दे विल हैव मोर टेंडेंसी ऑफ polymerization to form banana bond and etc। रिएक्शन विद एसिड्स, अगर मैं एसिड्स के साथ बात करूं तो ये HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो MCl2 टाइप बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और कैसे चेक किया जाएगा? पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से। अगर हम कैल्शियम के या स्ट्रोंशियम के कुछ फिलिंग्स हम डालते हैं और उस पर एसिड डालते हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि पॉप साउंड निकल रही है मैचस्टिक लाने पर। So that was all about chemical properties of alkaline earth metals. Okay, so let's talk about nature of salts. Nature of salts के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलाइड्स को। Okay. Now let's talk about nature of salts. Nature of salts देखें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स जो हेलोजन एटम के साथ जब भी कॉम्बिनेशन मिलेगा वो हमें कुछ MX2 टाइप का मिलेगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद हेलोजन टू फॉर्म MX2 जैसे कि BeCl2, MgCl2, CaCl2 etc। अगर मैं आयनिक नेचर की बात करूं तो आयनिक नेचर इज अगेन फजान्स रूल पे डिपेंड करेगा। तो बेरिलियम से बेरियम आयनिक नेचर विल इंक्रीज। फाइन। अगर मैं बेरियम की बात करूं तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव रहता है कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर बर्न हो जाता है। एंड BeCl2 एंड MgCl2 दे आर कोवेलेंट इन नेचर। फाइन। जैसे कि ये दोनों कोवेलेंट हैं और ये लोग आयनिक हैं। व्हाई? बिकॉज आयनिक नेचर इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने पहले भी देखा है कि इट विल डिपेंड मोर अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी। अगर
और उसी तरीके से BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2, इसमें क्या हो रहा है, solubility is decreasing down the group because of hydration energy and size of cation. अब अगर हम कार्बोनेट्स देखें तो कार्बोनेट्स ये सब MCO3 टाइप का कार्बोनेट बनाते हैं, सभी मेटल्स बनाते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट को छोड़ दें तो सभी कार्बोनेट्स स्टेबल है हीट में, मतलब ये बहुत ज्यादा ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज इनटू बेरिलियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, थर्मल स्टेबिलिटी। फाइन, अब हम नाइट्रेट्स देखें तो एज वी नो सबसे पहली चीज ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स MnO3 टाइप का नाइट्रेट बनाएंगे जिसमें M एल्कलाइन अर्थ मेटल है, MnO3 होल ट्वाइस। और अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो बेरिलियम से बेरियम जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, आयनिक नेचर भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आयनिक नेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये कम स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रुप 1 मेटल्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज। अब अगर मैं मेटल नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन की बात करूं तो ये सब ऑक्साइड्स और NO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, पर BeNO3 होल ट्वाइस पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस। फाइन, अब अगर सल्फेट्स की बात करें तो सल्फेट्स में ये MsO4 टाइप के सल्फेट्स बनाएंगे। Ionic nature will increase down the group again because of Fajans rule, less polarizing power, more size of cation. So it is increasing down the group. Solubility will decrease from BeSO4 to BaSO4. क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी सब में लैटिस एनर्जी से ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कैटायनिक साइज। अगर मैं ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो अगेन इट विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। फाइन, सो दीज वर द बेसिक physical properties, chemical properties and nature of salts for alkali metals as well as alkaline earth metals.